नमस्कार। मैं विगत 2004-05 से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूं और मध्य प्रदेश में जो पहला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो लगभग 2004-05 में हम लोगों ने पहली बार रजिस्टर किया था। उस समय ये कंसेप्ट बहुत नया था क्योंकि 2002 में ही भारत सरकार ने कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट लाए थे और उसमें सेक्शन 58A का प्रावधान किया था जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गठित किए जा सकते थे। तो 2004-05 से अभी तक हम लोग लगातार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं और निरंतर उनके जो सदस्य हैं, जो उनके CEO हैं या दूसरा स्टाफ है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं और जो प्रमोटर एजेंसीज़ हैं, NGO हैं और दूसरे संस्थान हैं, ट्रस्ट हैं या दूसरे जो संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनसे लगातार संवाद बना रहता है। और हमेशा एक बात निकल के आती है कि अधिकांश FPO फेल क्यों हो जाते हैं, वो सफल क्यों नहीं होते हैं। तो लोग ये बार बार सवाल पूछते रहे हैं और इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ऐसे कुछ बिंदुओं को अपने अनुभव से इकट्ठा किया है कि जिन कारणों की वजह से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं होते हैं, अपना बिजनेस स्केल अप नहीं कर पाते हैं या फेल हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं बिंदुओं के बारे में बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो अभी FPO चला रहे हैं वो इन मुद्दों पर ध्यान रखेंगे ताकि दूसरे जो लोग गलतियां कर चुके हैं वो गलतियां अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो ना करें और उनका जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके, ग्रोथ कर सके। तो देखिए, पहला जो कारण होता है वो है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होना। भारत सरकार या राज्य सरकारें या उनके जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो हमेशा उन बातों की चर्चा करते रहते हैं कि गवर्नमेंट से उनको क्या क्या सहूलियतें मिलने वाली हैं, कौन सा ग्रांट मिलेगा या लोन मिलने में क्या मदद होगी, संस्था चलाने में क्या क्या मदद होगी। तो गवर्नमेंट के ऊपर जो लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बना लेते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि शासकीय अधिकारी उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चलते हैं। बहुत सारे लोग गलत कारणों से ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करते हैं क्योंकि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन चलाना ही नहीं होता है। उनका लालच होता है कि भारत सरकार या राज्य सरकारें जो सुविधाएं किसानों को दे रही हैं उनका लाभ वो कैसे ले सकें। या बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जिनके संसाधन नहीं होते हैं और वो चाहते हैं कि FPO बना के उन्हें वो संसाधन मिल सकें ताकि वो अपनी संस्थाएं चला सकें। या बहुत सारे बेरोजगार लोग होते हैं जो लालचवश इस तरह की संस्थाओं का गठन करते हैं। तो जो लोग सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बना के अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, मैंने अपने इतने अनुभव में कभी नहीं देखा है कि वो बहुत सफल हुए हों। छोटे समय की सफलता मिल सकती है पर लंबे समय की सफलता अगर उन्हें चाहिए तो उनकी डिपेंडेंसी कम से कम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज पर होना चाहिए। दूसरा जो कारण है कि जब कोई भी FPO बनाता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, तो वो ये जानता है कि उसे बहुत जल्दी बहुत सारी समस्याओं को हल कर देना है क्योंकि किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं और उन्हें लगता है कि अब वो इस फील्ड में आए हैं तो बहुत सारी समस्याएं वो एक साथ हल कर देंगे। जबकि FPO में शुरू में ना तो संसाधन होते हैं, ना उस तरह का स्टाफ होता है, मैन पावर होता है और उतनी कार्य करने की क्षमताएं भी नहीं होती हैं। तो FPOs को बहुत सारी समस्याओं का निदान ना करके एक समस्या के ऊपर काम करना चाहिए और जब वो एक समस्या अपने मेंबर्स की दूर कर सकें तो उन्हें दूसरी समस्या को टेकअप करना चाहिए, तीसरी समस्या को टेकअप करना चाहिए, तो वो समाधान निकाल सकते हैं। वो अपने सदस्यों का लाभ पहुंचा सकते हैं, उन्हें मदद कर सकते हैं। पर एक साथ जब वो कई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो वो संभव नहीं होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण देखने में आता है कि जो
उनका बिजनेस प्लान होता है वो शुरू से ही ऐसे लोग तैयार करते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिनको व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है। तो अगर हम किसी संस्था का बिजनेस प्लान केवल थ्योरेटिकल या यूटोपियन आइडिया पर तैयार करेंगे तो मार्केट में वो नहीं चलता है, कोई भी फंडिंग एजेंसी उसको फंड नहीं करती है। लिहाजा हमें शुरू से अपने बिजनेस प्लान को इतना स्पष्ट रखना चाहिए और इतना ग्राउंडेड होना चाहिए कि लॉजिकली कोई किसी के सामने भी हम उसको रख सकें और उनको इस बात के लिए तैयार कर सकें कि वो हमारे बिजनेस प्लान को फंड करें। तो हमेशा कोशिश ये करें कि जो लोग व्यवहारिक काम कर रहे हैं उनसे ही अपने बिजनेस प्लान को तैयार करने में मदद लें। अगर आपका बिजनेस प्लान इनएक्सपीरियंस लोग बनाएंगे तो निश्चित ही वो बिजनेस प्लान आगे नहीं चलेगा। फिर जो चौथा कारण है कि बहुत सारे लोग एग्री इनपुट का काम शुरू करते हैं, वो खाद, बीज, दवाई, बायो, हॉर्टिकल्चर के सीड, इनके लाइसेंस ले लेते हैं, दुकानें खोल लेते हैं और वो उसको चलाने की कोशिश करते हैं, पर उनके पास ना तो उतना वर्किंग कैपिटल होता है और ना वो अपने सदस्यों को शुरू से इसमें इन्वॉल्व करते हैं। और ज़्यादातर ये भी देखने में आया है कि वो अपना इनपुट क्रेडिट पे देते हैं, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो मेंबर होते हैं उनको लगता है कि ये उनकी संस्था है और उन्हें माल उधारी में मिल जाएगा। तो जब हम उधारी में माल देना शुरू करते हैं तो निश्चित ही वो बिजनेस बंद होने ही वाला है। कोई भी बिजनेस उधारी में सस्टेन नहीं कर सकता है। तो किसी भी एफपीओ को जो एग्री इनपुट का काम कर रहे हैं शुरू से उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वो अपने सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल के एफपीओ में जमा करने के लिए प्रेरित करें, ताकि उन्हें उधारी में उन्हें सामग्री ना देना पड़े। पांचवा जो कारण है कि शुरू से ही लोग ये सोचते हैं कि यदि हम क्या अपने सदस्यों के जो उत्पाद हैं उनको सीधे एंड यूज़र को बेच देंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा, और वो अपनी कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे या व्यवसाय करने की कंपनी के तौर पे चलाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको ना तो कमोडिटी के उतने उतार चढ़ाव पता होते हैं, ना भाव कब बढ़ते हैं कब कम होते हैं ये पता होता है। तो उन्हें ज़्यादातर केसेस में नुकसान हो जाता है और वो सप्लाई चेन को समझते नहीं हैं, उसके खर्चे कितने होते हैं वो नहीं समझते हैं। केवल वो ये देखते हैं कि एंड में क्या बिक रहा है और हम कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि इस तरह के जो ट्रेडिंग के काम हैं वो हमें शुरू में नहीं करना चाहिए। शुरू में हमें इसको सर्विस कंपनी के रूप में ही बनाना चाहिए। अगला जो कारण है वो है अनरियलिस्टिक बिजनेस प्लान। कई बार हम इतना बड़ा बिजनेस प्लान बना लेते हैं जो हम नहीं चला सकते हैं शुरू से। कई लोग बहुत ज़्यादा मेंबर्स बना लेते हैं, 5,000 8,000 मेंबर होते हैं और वो उतने मेंबर्स को ना तो सर्विस देते हैं, केवल कागज़ के ऊपर उनकी संख्या लिखी होती है और उन्हीं के आधार पर वो अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं। तो अनरियलिस्टिक बिजनेस प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत रियलिस्टिक बिजनेस प्लान होना चाहिए, तभी वो चलेगा। अगला जो कारण है सातवां, वो है कि वो कैश फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग शुरू में अकाउंटिंग में उतने होशियार नहीं होते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा कहाँ जाएगा, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें हर चीज़ में खर्चा होता है। वो खर्चा कहाँ से आएगा और कैसे उसकी पूर्ति होगी ये हमें शुरू से सोचना पड़ता है। अगर हम अपना कैश फ्लो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो ना तो हम समय पे सामग्री खरीद सकते हैं, ना अपने स्टाफ को तनख्वाह दे सकते हैं, और अगर हमने बैंक से लोन उठाया है तो हम समय पे अपनी किस्त नहीं भर पाते हैं और इससे दिक्कत होती है। तो जो लोग एफपीओ चला रहे हैं उन्हें शुरू से ही अपने कैश फ्लो पे बहुत ध्यान देना चाहिए और अकाउंटिंग के ऊपर शुरू से ही बहुत पारदर्शिता के साथ रिकॉर्ड को तैयार करना चाहिए। फिर आठवां जो कारण है कि बहुत सारे जो एफपीओज हैं उन्हें जब सरकार से या किसी संस्था से
मदद मिलती है तो वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनकी ना तो उन्हें ज़रूरत होती है और ना वो उनको मेंटेन कर पाते हैं। तो एफपीओज़ को ऐसी लालच से बचना चाहिए और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू में डेवलप नहीं करना चाहिए, बनाना नहीं चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है, बहुत ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत है और उतने इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि अगर शुरू में, जैसे सपोज करिए आप अपने साथियों का उत्पाद बेचना चाहते हैं और आपको ग्रेडर की ज़रूरत है, तो बजाय आप अपना ग्रेडर लगाने के आप किसी जिसका ग्रेडर लगा हुआ है उसका ग्रेडर किराए पे यूज कर सकते हैं। या गोदाम आपको बनाना है तो अपना गोदाम शुरू में बनाने की जगह आप किसी के गोदाम को किराए पे ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मार्केट में किराए पे ले सकते हैं, जॉब वर्क करा सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैवी लोन लेना या बहुत ज़्यादा ब्याज के ऊपर लोन लेने की आवश्यकता हमें शुरू में नहीं होना चाहिए। शुरू में हमें बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होना चाहिए और ऐसी रिस्क नहीं उठाना चाहिए जिसको अगर कोई दिक्कत होती है तो हम बर्दाश्त करने की स्थिति में ना हो। नौवां जो कारण है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी संस्थाएं बनाती हैं, जैसे एनजीओ बनाते हैं या ट्रस्ट बनाते हैं या शासकीय एजेंसियां बनाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल संस्थाओं पर रखती हैं। वो एफपीओ के डायरेक्टर्स को, उनके स्टाफ को, उनके मेंबर्स को उतनी फ्रीडम नहीं देते हैं, ताकि कई बार उन्हें लगता है कि उन्हें अभी इतना अनुभव नहीं है तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं तो जो एफपीओ के एक्चुअल स्टाफ है, एक्चुअल सदस्य हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ट नहीं हो पाती है। और जब वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और प्रमोटर ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट ख़त्म हो जाता है तो वो संस्था ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है। तो ऐसे में जो प्रमोटर ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें मेरा सुझाव है कि शुरू से ही उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए, ताकि जब वो हैंड ओवर करें इस संस्था को तो उसके सदस्य, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टाफ स्वतंत्रता पूर्वक अपना ऑर्गेनाइजेशन चला सकें। फिर होता है 10वां की जो बिजनेस मॉडल है वो हमें समझना चाहिए। देखिए, एक व्यापारी का जो बिजनेस मॉडल होता है वो एक्सक्लूसिव बिजनेस मॉडल होता है, जहां व्यापारी लोन लेता है, अपनी पूंजी लगाता है, पूरी रिस्क उठाता है और वो इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, गोदाम में सामान रखते हैं और फिर उस सामान को बेच के लाभ उठाते हैं। जबकि एफपीओ के पास इतनी क्षमता नहीं होती है। तो एफपीओ का कंसेप्ट ही इंक्लूसिव मॉडल है, जहां हर सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित हो। तो जो भी बिजनेस प्लान हम बना रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उसमें हर सदस्य की भागीदारी अगर हम शुरू से रखेंगे, इंक्लूसिव बिजनेस मॉडल पे काम करेंगे, तो हमारा एफपीओ ज़्यादा सस्टेन कर सकता है और वो लंबे समय तक काम कर सकता है। अगला जो कारण है कि जो एफपीओज़ हैं वो अपने मेंबर्स की इन्वेंट्री क्या ज़रूरत है ये तो लिखते हैं, पर उनसे कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं लेते हैं। देखिए, मार्केट में अगर आप एग्री इनपुट का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि जो रेट हैं वो रेट आप तभी मेंटेन कर सकते हैं जब आप एडवांस बुकिंग करें। और एडवांस बुकिंग के लिए अगर आप एनबीएफसी या किसी बैंक से लोन लेते हैं तो एनबीएफसी का लोन सामान्यतः 22 से 24% ब्याज पे आता है, जो बहुत ज़्यादा ब्याज होता है, इतना उसमें मार्जिन नहीं होता है। तो कभी भी आपको लालच में किसी भी एनबीएफसी से ब्याज पे लोन नहीं उठाना चाहिए। अगर 7-8% ब्याज पे लोन मिल रहा है तो ही आप एग्री इनपुट का या जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग के लिए वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं। तो इसके स्थान पर यदि आप अपने सदस्यों को इन्वॉल्व करते हैं और उनसे एडवांस पेमेंट लेते हैं, तो हर सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड होता है और किसान क्रेडिट कार्ड पर जनरली 7% ब्याज पे पैसा मिलता है और अगर किसान समय पर जमा कर रहा है तो उस पर 3% की सब्सिडी होती है। तो 4%
वार्षिक ब्याज पे जो लोन पैसा उपलब्ध है उसका उपयोग यदि हमारे एफपीओ साथी करेंगे तो उन्हें बहुत महंगा एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से या बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनका वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। जो शुरू से हम स्टाफ लगाते हैं उसमें गलती क्या करते हैं कि हम अनस्किल्ड स्टाफ लगा लेते हैं या जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उनको हम अपना सीओ बना लेते हैं, अकाउंट में या मार्केटिंग के लिए लगा लेते हैं। कई बार जो प्रमोटर एजेंसी होती है उसका स्टाफ वो वहाँ भेज देती है जिसको एग्री बिजनेस करने का कोई अनुभव नहीं होता है, या कई बार जो डायरेक्टर्स हैं या जो प्रभावशाली लोग हैं वो अपने रिश्तेदार को नौकरी पर लगा देते हैं। तो यदि हम ऐसा स्टाफ लेते हैं और उनको बहुत ज़्यादा सैलरी हम शुरू से ऑफ़र करते हैं तो वो काम नहीं कर पाते हैं और हमारी संस्था घाटे में चली जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जिनको व्यवहारिक अनुभव है उनको हम लें और उनको हम एक बेसिक सैलरी दें और बाकी हम बिजनेस में उनको प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाएं। अगर हम उन्हें प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाते हैं तो हमारा स्टाफ ज़्यादा लगन से काम करता है क्योंकि उन्हें सैलरी के अलावा उसका लाभांश का फायदा होता है। अगला जो 13वां कारण है वो ये है कि शुरू से जब आप एफपीओ बनाते हैं तो भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां हैं, जैसे एपीडा है जो विदेशों में निर्यात को प्रोत्साहन देते हैं, उनको टारगेट होता है कि वो एफपीओ को निर्यात में लेके आएँ। या दूसरी जो कमोडिटी की संस्थाएं हैं जैसे एनसीडीएक्स है तो वो कोशिश करते हैं कि एफपीओ के लोग उनके प्लेटफार्म पर सामग्री बेचें। अब ये जो प्लेटफार्म हैं या बहुत सारे ई कॉमर्स के जो स्टार्टअप्स हैं वो एफपीओ को जोड़ते हैं और वो इतनी टेक्नोलॉजी हाई टेक का उपयोग करते हैं कि ना तो एफपीओ के लोगों को उतना हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का अनुभव होता है, ना उन्हें कमोडिटी के उतार चढ़ाव का पता होता है, ना उनको एक्सपोर्ट का पता होता है। तो ऐसे चीज़ों में शुरू से एफपीओ को नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनको इसमें घाटा होता है, उन्हें समझ में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। एफपीओ को स्थानीय रूप से बिजनेस शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जाना चाहिए। अगर वो इस तरह से अनुभव लेते हुए एनसीडीएक्स, एपीडा या दूसरी संस्थाओं के साथ जुड़ के काम करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि सफल नहीं होंगे, उनका स्केल अप होगा, सफल होंगे, पर शुरू से नहीं होंगे क्योंकि शुरू से ना तो उनके पास वॉल्यूम होता है, ना एक जैसी क्वालिटी होती है, ना कंसिस्टेंट सप्लाई होती है। फिर भी वो ऐसी संस्थाओं में रजिस्ट्रेशन करते हैं, पैसा जमा करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट को समझते नहीं हैं कि वो सब क्या है और उसमें फिर उनको दिक्कत होती है। इसी तरह जब वो इस तरह की संस्थाओं में या ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे क्रेडिट पे मटेरियल ले लेते हैं। जब आप क्रेडिट पे मटेरियल दे देते हैं, बिना भुगतान लिए देते हैं, तो फिर भुगतान आना बहुत कठिन होता है क्योंकि उधारी पे बेचा गया सामान की वसूली करना बहुत मुश्किल होता है। तो एफपीओ को शुरू से ये कोशिश करना चाहिए कि वो उधारी पर सामग्री ना दें। 15वां जो सबसे बड़ा कारण है, जो जब हम अपने सदस्यों की आय बढ़ाना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें एक जैसे तरीके से खेती करना चाहिए क्योंकि हमारे सदस्य ज़मीन नहीं मिला सकते हैं। जो बाज़ार है उसकी बेसिक 3 शर्तें होती हैं। ह्यूज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा होना चाहिए, सेम क्वालिटी, एक जैसी क्वालिटी होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव प्राइस चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हमें बाज़ार की 3 शर्तों को पूरी करना है तो हमें अपने सदस्यों को एक जैसी पद्धति अपनाते हुए फसलें पैदा करना की कोशिश करना चाहिए। इसको कहते हैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। तो शुरू से हमें अपने सदस्यों के लिए एक स्टैंडर्ड पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाना चाहिए जो आप केवीके की मदद से, साइंटिस्ट की मदद से या किसी संस्था की मदद से आप तैयार कर सकते हैं और उस पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को अपने सदस्यों को ट्रेंड कर सकते हैं, उनको काम में लगा सकते हैं ताकि आपके पास
ह्यूज क्वांटिटी हो, सेम क्वालिटी हो, और अगर आपका इनपुट एक साथ आया है तो आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे उसको बेच सकते हैं। तो आपको शुरू से ही अपना पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फसलवार बनाना चाहिए। इसी तरह जो 16वां कारण है वो हम देखते हैं कि एफपीओ जब बनता है तो सभी डायरेक्टर्स एक साथ सभी काम करना शुरू कर देते हैं, उनके बीच में कोई क्लियर कट वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। और ये क्लियर कट वर्क डिस्ट्रीब्यूशन से ना तो किसी की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है, ना कब किसको काम करना है ये पता होता है। तो मेरा अनुरोध है कि शुरू से आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, स्टाफ के बीच में, या आपके सदस्य आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करना चाहिए, कार्य विभाजन बहुत स्पष्ट होना चाहिए ताकि लोग समय पर अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति कर सकें। क्योंकि खेती एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ टाइमिंग का बहुत महत्व है। अगर आप टाइम चूक जाते हैं तो आपको सिवाय नुकसान के और कुछ होना नहीं है, वो आप सीजन गंवा देते हैं। इसलिए आपका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत क्लियर होना जरूरी है। अगला जो 17वां कारण है वो ये है कि एफपीओ को चलाने के लिए भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, और वो गाइडलाइन बहुत अनुभवी लोगों ने बनाई है और बहुत सारे एफपीओज के लर्निंग्स को लेके बनाई गई है। तो ज़्यादातर एफपीओ क्या करते हैं, शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हैं और उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। जब आप गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो हम बहुत सारे जो कानूनी प्रावधान हैं या जो स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कानूनी उत्तरदायित्व हैं, जहां उनको हम चूक जाते हैं, और उनको चूक जाने से क्या होता है कि हमारे ऊपर फाइन लग जाता है, हमें नुकसान होता है। तो मेरा सभी एफपीओ के साथियों से अनुरोध है कि वो एक गाइडलाइन की हिंदी अंग्रेजी में नेट के ऊपर कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पे, एसएफएसी की वेबसाइट पे, नाबार्ड की वेबसाइट पे ये गाइडलाइन उपलब्ध है। आप हिंदी में डाउनलोड करें, अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में डाउनलोड करें, उसको पढ़ें, समझें, अपने मेंबर्स को समझाएं, अपने ऑफिस का कार्य उस गाइडलाइन के हिसाब से चलाएं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करें, मेंबरशिप, शेयर, मीटिंग्स, सबके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर अगला जो 18वां कारण है कि वो अकाउंट्स ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं। अधिकांश एफपीओज के पास शुरू से कोई चार्टर अकाउंटेंट नहीं होते हैं, तो रेगुलर ऑडिट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से अकाउंट में भारी गड़बड़ हो जाती है, लोग ठीक ढंग से कागज़ जमा नहीं करते हैं, बिल वाउचर नहीं बनाए जाते हैं, तो इससे बहुत सारी समस्याएं बाद में खड़ी हो जाती हैं। इसी तरह जो अगला 19वां कारण मैंने देखा कि अभी जैसे आपकी जो एफपीओ रजिस्टर है वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर है, और कंपनी एक्ट में आपको आरओसी को, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट समय समय पर जमा करना पड़ते हैं। जब आप उस समय अवधि में अपनी इंफॉर्मेशन, जानकारी आरओसी में सबमिट नहीं करते हैं तो या तो आपकी कंपनी को वो सस्पेंड कर देंगे या निरस्त कर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अर्थदंड लगाया जाता है। तो मैंने बहुत सारे एफपीओज को देखा है कि वो आरओसी में नियमित रूप से अपनी फाइलिंग नहीं करते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी आपने सीए रखा है या कंपनी सेक्रेटरी आपके पास है, उनसे आप ज़रूर विचार विमर्श करें और एक कैलेंडर, अपने कैलेंडर में टाइमलाइन बना लें कि कब कौन सी जानकारी आपको सबमिट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको अनावश्यक जो कठिनाइयाँ आती हैं उनसे आप बच सकते हैं। इसी तरह यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं खरीद का और बेचने का, तो आपके पास जीएसटी नंबर होगा, आपको जीएसटी की फाइलिंग करना होती है, वो भी बहुत समय पर करना जरूरी है, नहीं तो उसमें भी बहुत कड़े प्रावधान हैं। जो 21वां कारण है जो अधिकांश डायरेक्टर और कंपनी के सीईओ कहते रहते हैं, वो है कि वर्किंग कैपिटल नहीं होता है। तो देखिए ये बात सही है, क्योंकि शुरू में एफपीओ के पास कोई कोलेटरल रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं होती है, ज़मीन जायदाद नहीं होती, ऑफिस नहीं होता, गोडाउन नहीं होते हैं, तो बैंक विदाउट कोलेटरल में आपको वर्किंग कैपिटल नहीं देते हैं। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, एनबीएफसी अगर आप विदाउट कोलेटरल लेते हैं तो 22 से 24% या उससे ज़्यादा आपसे ब्याज लेते हैं, जो आपके लिए सस्टेनेबल नहीं है।
तो आपको जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि अगर आप ट्रेडिंग कंपनी की जगह अपनी एफपीओ को सर्विस कंपनी के रूप में बनाएं तो आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। जो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है वो आप अपने सदस्यों को जो सामग्री देना चाहते हैं वो उससे आप एडवांस लेके ये काम कर सकते हैं। पर इसके लिए आपकी विश्वसनीयता, आपका अकाउंट मेंटेन करना और समय पर जो आपने वादे किए हैं, जो सर्विस और सामग्री आप देने वाले हैं वो आप ज़रूर दें, तो आपको वर्किंग कैपिटल की कमी नहीं होगी। बहुत सारे एफपीओ बहुत सारी संस्थाओं के साथ, बैंकों के साथ, एनबीएफसी के साथ एमओयू साइन करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, पर वो या तो अंग्रेजी में लिखे होते हैं जो बहुत सारे एफपीओज नहीं पढ़ पाते हैं, या वो इतने बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं कि उसमें डॉटेड लाइन में कौन सी क्लॉजेज हैं, कौन सी शर्तें डाली गई हैं, आपके ऊपर कौन सी जवाबदेही डाली जा रही है, ये वो नहीं समझ पाते हैं। केवल वो जो बातें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उन बातों को ध्यान में रख के ही एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और फिर फंस जाते हैं, तो उससे उनको दिक्कत होती है। तो ये ऐसे 22 कारण मैंने लिस्ट किए हैं जिनकी वजह से एफपीओज चलने में कठिनाई होती है, उनको स्केल अप करने की कठिनाई होती है, या वो समय पे बंद हो जाते हैं, उनके व्यवसाय समय के साथ साथ ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये 22 कारण तो मैंने जो अपने काम के दौरान अनुभव किए हैं वो आपको बताए हैं। अगर आपके भी कोई अनुभव हैं और आपने भी किसी तरह की कठिनाई अनुभव की है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उन कारणों पे भी आपको निदान दे सकें, उसका सुझाव दे सकें कि कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। यदि किसी तरह की आप कानूनी दांव पैंच में फंस गए हैं, कोई केस आपके ऊपर है, तो भी आप कमेंट में बताएं, ताकि हम आपको उसके लिए सुझाव समय समय पर देते रहते हैं और आगे भी देंगे, जिससे आप आसानी से अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं और दूसरों की गलतियों से सीख के उन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।